नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ट्रिगर और मैं हर्ष भारद्वाज। भारत में उपचुनाव हुए और महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ जिसके नतीजे आज आ गए। आज पूरे दिन आपने नतीजे की भरमार देखी, कहाँ कौन जीता, कैसे जीता, किस सीट पे कौन आगे कौन पीछे, सब आपको अब पता चल चुका है। अब इस चुनाव से आने वाले चुनावों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देश की राजनीति पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। हमारे साथ जुड़े हैं युवा पत्रकार नंदन मिश्रा जी, जिनसे आज हम वार्तालाप करेंगे इसी मुद्दों पे। कौन कैसे क्या जीता, क्या मुद्दे होने वाले हैं आने वाले चुनावों में, राजनीति में क्या हलचल रहेगी और इससे 2027 और 2029 पे क्या फ़र्क पड़ेगा। नंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस प्रीमियम वीडियो में। धन्यवाद। भारत में चुनाव हुए, यही उपचुनाव हुए, नतीजे आज आपके सामने हैं। अब इन नतीजों से जो 2025 में चुनाव होने वाले हैं, जैसे बिहार है, दिल्ली, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि रेवड़ियाँ फ्री में बंटना शुरू हो चुकी हैं आज से। देखिए हर बिहार उपचुनाव की आपने जिक्र किया। चलिए, उपचुनाव का परिणाम जो है वो सही है, क्योंकि जनता ने अगर जिसे अपना राजा चुना है वो इसीलिए चुना है ताकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो हमारी आगे चलकर विकास कर सकते हैं। चलिए, आपने बात की कि 25 के विधानसभा इलेक्शन में दिल्ली और बिहार का क्या स्थिति होने वाला है। देखिए, दिल्ली की स्थिति की क्या ही जिक्र करें। दिल्ली की स्थिति हमें सामने दिख रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दांव खेला है, लोगों को भले कुछ भी लगे कि अरविंद केजरीवाल ने सीट छोड़ी है, अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को पीछे किया है, लेकिन जब एक कहावत होती है ना कि जब शेर से मिलती जुलती कहावत है कि 2 कदम पीछे लेता है तो बहुत लंबा छलांग लगाता है। हो सकता है अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को आगे करके 2 कदम पीछे लिया है और विधानसभा इलेक्शन में वो कुछ ऐसा कर जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो। और रही बात बिहार की, तो बिहार में जो विधानसभा इलेक्शन है वहाँ पर सब कुछ सीधे फेज़ में चल रहा था, लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री बहुत कुछ बयां करती है 2025 के इलेक्शन में। महाराष्ट्र में बीजेपी जीत गई, झारखंड में हार गई। उपचुनाव में 7 सीटों पे बीजेपी जीत गई, 2 पे हार गई। और बिहार में भी अप्रॉक्स हमने देखा कि बीजेपी ने अपना दमखम भरा। इससे आप बीजेपी का आकलन किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, नो डाउट। और भारतीय जनता पार्टी भारत में 18-19 से ज़्यादा राज्यों में है, ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेटली बात करें तो। और वहीं पर अगर भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की जिक्र करें तो महाराष्ट्र में उन्हें उतनी मशक्क़त करनी नहीं पड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में एक छत्र विजयी पाई है अगर वो बात करें तो, क्योंकि वहाँ टक्कर नहीं आई। झारखंड की आपने जिक्र की, हमने इसके पहले भी वीडियो में कहा था और हम लगातार कहते आते हैं कि कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें से आपके बंगाल हो गए, अकेले अगर बीजेपी लड़ती है तो बिहार हो गए, झारखंड हो गए। ये सारी जगहें हैं जहाँ से बीजेपी को मशक्क़त करनी पड़ती है और बीजेपी को मशक्क़त करनी पड़ेगी। वही झारखंड में जो स्थिति निकलकर सामने आई है, अभी ऐसा लगता है कि बीजेपी को थोड़ी बहुत वहाँ पर और मेहनत करनी है, वहाँ पर घूमें और लोगों को बताएं कि हाँ, हम देश में काम कर रहे हैं तो झारखंड में भी कर सकते हैं। कोई झारखंड को ये ना समझे कि झारखंड में जीते आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप ये स्कीम लेकर चल रहे हैं कि हमें पूरा हिंदुस्तान भगवा करना है तो फिर आपको झारखंड में भी आना पड़ेगा भैया। और बिहार की आपने जिक्र की, उत्तर प्रदेश की आपने जिक्र की, तो यूपी में भी अभी जो नतीजे हैं वो साफ हैं। लेकिन अगर मेन इलेक्शन की बात करें, विधानसभा इलेक्शन की, तो वो तो दिख ही रहा है भैया क्या रिजल्ट है। अब रिजल्ट पे तो सवाल उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भी पत्रकार हैं, हमारी भी एक लिमिटेशन होती है कहाँ तक कहना है, लेकिन हाँ, जो है सही है। बाबा का नारा, प्रधानमंत्री का नारा, ये भारतीय जनता पार्टी की कह सकते हैं स्ट्रैटेजी है। जब भी चुनाव आता है कोई नया नारा आता है। पहले आया कि मैं चौकीदार हूँ, अब जो नारा इस बार आया वो पर्टिकुलर एक धर्म को देखते हुए आ गया। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये पार्टिकुलर एक धर्म को लेकर कहाँ आया बटेंगे तो कटेंगे? ये थोड़ा आप हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। बटेंगे तो कटेंगे कोई एक पार्टिकुलर धर्म पे कहाँ आया है? ये अगर पर्टिकुलर धर्म पे नहीं आया तो जगह जगह हिंदुओं का आप जनसभा देख रहे हैं इस समय। देखिए, यहाँ पर एक सोच बन गई है कि अगर बीजेपी कोई एक नारा निकालती है तो सीधे से कह दिया जाता है माइनॉरिटी के लिए निकाला जा रहा है। अब माइनॉरिटी मतलब आप खुद कह दीजिए, माइनॉरिटी मतलब नहीं, आप कह सकते हैं मुस्लिम, जबकि मुस्लिम से कम माइनॉरिटी में रेशियो में आपका बुद्ध है, जैन है, सिख है, लेकिन मुंह से निकलता है मुस्लिम। मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है, सेकंड मेजॉरिटी है इंडिया में। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी है।
आपके मुंह से निकला, हर किसी के मुंह से निकलता है कि मुस्लिम माइनॉरिटी है। आपने कहा ना कि मुस्लिम माइनॉरिटी है, हाँ वही बात है, हर कोई कहता है मुस्लिम माइनॉरिटी है, लेकिन माइनॉरिटी मुस्लिम नहीं है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है, जो भारत में अभी रह रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम को माइनॉरिटी नहीं कह सकते हैं, सेकंड मेजोरिटी कह सकते हैं कि मुस्लिम हिंदू के बाद सेकंड मेजोरिटी वाली रिलीजन है इंडिया में। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि माइनॉरिटीज़ के लिए नारा बीजेपी निकालती है। बीजेपी किसी के लिए नारा नहीं निकालती है। बीजेपी क्या, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर किसी का अपना एक नारा होता है, एक स्लोगन होता है, उस स्लोगन के साथ पार्टियां चलती है। अगर बीजेपी निकालती है कि मजदूरों को लेकर नारे निकाले या फिर अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार कुछ भी करके, तो ऐसा नहीं है सिर्फ मोदी निकालती है। हर एक पार्टी का अपना एक स्लोगन होता है जो वो डिसाइड करती है और उस स्लोगन के हिसाब से वो चुनाव लड़ती है। और स्लोगन इसलिए निकाला जाता है ताकि लोगों के ध्यान में रहे कि अब की बार हम ये काम करने वाले हैं। जैसे राम मंदिर पर ये स्लोगन निकला था क्योंकि भाजपा दिखाना चाहती थी कि हम राम मंदिर को लेकर काम करेंगे। मजदूरों पर स्लोगन निकला क्योंकि भाजपा दिखाना चाहती थी मजदूरों पर काम करेंगे। वही अगर जो पार्टी केंद्र में रहती है वो नारे निकालती है और वो नारे के साथ, आपने इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं किया, इंदिरा गांधी को भूल गए, गरीबी हटाओ देश बचाओ, वो भी तो एक स्लोगन था। तो उस स्लोगन को लेकर भी चर्चा हो सकती थी कि आपने 1971 में गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था, लेकिन अब तक कांग्रेस गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा देती है 50 साल बाद भी। तो वो सारी बातें नहीं है। हाँ, नारे हर पार्टियां देती है, और ये बात नोट करने वाली है कि मुस्लिम को माइनॉरिटी नहीं कहना चाहिए, सेकंड मेजोरिटी कहना चाहिए। बात करते हैं जरा महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के युवाओं से जब ओपिनियन हमारी चैनल कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये इस बार मुद्दा है महंगाई का, इस बार मुद्दा है बेरोज़गारी का, इस बार मुद्दा है विकास का। और साफ तौर पे कहा गया था कि इस बार हम सिंधे को वोट नहीं करेंगे, इस बार हम मशाल पे वोट देंगे, हम इंडिया गठबंधन पे वोट देंगे। फिर भी बीजेपी आ गई, फिर भी सिंधे आ गया। अब यहाँ पर इंडिया गठबंधन जैसे छोटे छोटे गठबंधन जितने भी हैं वो सब सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी ने तो गलत किया है, चीटिंग से आई है। नहीं, बीजेपी यह बात होता नहीं है कि चीटिंग से आई है या फिर बीजेपी कैसे आई है। बस ये है कि कांग्रेस आ गई, बीजेपी आ गई, आम आदमी पार्टी आ गई, बस पार्टियां आ जाती है। अब आप देखिए कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहे थे कि हाँ ईवीएम की वजह से बीजेपी आती है, लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अगर हल्की सी वोट से ये एनडीए सरकार आगे निकली है तो उसमें बीजेपी पर सवाल नहीं उठे। तो ईवीएम या फिर गलती से आ जाना या फिर धोखे से आ जाना ये सवाल नहीं होता है। जनता वोट करती है और जनता के वोट को कलेक्शन में लाकर उस पार्टी को विजयी घोषित किया जाता है। महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्र का क्या भविष्य होने वाला है। हाँ, बतौर हर पार्टियां चाहती है विकास करना। अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि विकास बीजेपी करेगी या फिर जो नई पार्टी है वो करेगी या फिर कोई अपोजिशन कितनी सवाल उठाएगी। बस ये भविष्य बताएगा कि आखिर कितने दर के प्रतिशत के हिसाब से किन्होंने विकास किया। वो 4-5 साल बाद ही पता चलेंगे ना, या फिर 1-2 साल रुक जाइए, पता चल जाएगा क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब जरा सा बात कर लेते हैं हम झारखंड में, क्योंकि झारखंड में बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे। हम सड़क के से एकदम मतलब पुल ऐसे बनवाएंगे जिससे कि जो सावन में है हमारे कावड़िया चलते हैं उन पे भी थोड़ा सा फ़ायदा उनको मिले। लेकिन फिर से इस बार सोरेन जी की सरकार बनते हुए हमें साफ तौर पे दिखा। आरजेडी ने भी वहाँ दमखम भरा, वहाँ पे बीजेपी को क्यों नहीं जीत हासिल हो पाई? वहाँ पे भी तो हो सकती थी ना, वहाँ पे भी तो अच्छे अच्छे वादे किए। वहाँ पर लोगों की ऐसी क्या सोच है? देखिए, हमने कहा ना कि वादे करने से कुछ नहीं हो जाता है, आपका इतिहास उस राज्य में कैसा रहा है ये बहुत असर करता है। बीजेपी का कोई वैसा खास इतिहास झारखंड में रहा नहीं है। हमने इससे पहले भी कहा था कि अगर आप कुछ एक राज्य हैं जहाँ पर अभी बीजेपी को मेहनत करनी पड़ेगी अकेले सरकार बनानी है, तो जिसमें हमने बंगाल, बिहार और झारखंड का भी जिक्र किया, क्योंकि बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, वो हम कह रहे हैं। और अकेले बीजेपी को अगर कुछ करना होगा तो क्षेत्रों में जाकर लोगों को बताना होगा कि हाँ हम आपके लिए हैं। बस चुनाव के समय 1 महीने 2 महीने पहले जाकर अगर आप कहेंगे कि हम पुलें बनवा देंगे, कांवड़ियों को चलने में दिक्कत होगी, ये सब 1 महीने 2 महीने पहले अगर आप वादे करते हैं तो जनता आज के समय में इतनी पागल नहीं है तो कह देगी कि हाँ अगर आप बोल रहे हैं तो आप विकास करेंगे ही करेंगे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हमें किसे वोट देना और क्या करना है। रही बात कांवड़ियों की, कांवड़ियों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, तो नहीं। इसके पहले भी आप जितना जो श्रद्धा बन से जाते हैं वो कष्ट झेल कर ही जाते हैं, उनके लिए आप फ्लाइट नहीं कर सकते हैं। आप अगर अभी भी बुजुर्गों से कहिएगा कि केदारनाथ तक फ्री सेवा आपको देंगे, एयरप्लेन से जाइए, तो वो खुद के लिए यही बोलेंगे कि नहीं हमें प्लेन से नहीं जाना, हमें पैदल ही जाना है, क्योंकि उनके मन में श्रद्धा है। तो श्रद्धा की बात जहाँ तक है कि वो गलत है, लेकिन हाँ सरकार बन गई।
अब आपने कहा वादे वाली बात, वादे तो केजरीवाल भी करते हैं दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। तो अभी आपने कहा कि जनता बेवकूफ़ नहीं है, तो वहाँ पे वहाँ की जनता के हिसाब से फिर क्या है? क्योंकि वहाँ तो फिर से केजरीवाल वाले 2 बार केजरीवाल जीते हैं, क्या वादों के दम पे तो जीते हैं वहाँ पर? हमने कहा कि अगर आप वादे करते हैं तो वादों के दम पे नहीं जीत पाएंगे जब तक आप क्षेत्र में जाकर ये नहीं पता लगाते हैं, क्षेत्र में जाकर बता नहीं सकते हैं कि हम यहाँ पर हैं। केजरीवाल अगर जीत रहे हैं तो इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो वहाँ की जनता जानती है कि ठीक है। भले केजरीवाल के कुछ एक फैसले से हम आप या फिर कोई तीसरा राज्य का व्यक्ति ना खुश हो, क्योंकि वो उसे नहीं पता कि दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं, लेकिन जो दिल्ली के लोग चाहते हैं हो सकता है केजरीवाल वो कर रहे हों, इसलिए उन्हें वोट मिल रहे हो। और ऐसे ही आगे वो वादे करते रहेंगे, क्षेत्र में जाते रहेंगे, जो वो कर रहे हैं तो उन्हें वोट मिलेंगे ही मिलेंगे। और दिल्ली की जनता क्या ही बात करें, केंद्र है। अब वो जैसा चाहते, अगर वो चाहते हैं कि हमें ज़िंदगी भर मुफ्त में ही रहना है, फ्री में ही रहना है, तो भले राज्य से अपेक्षा करें कि हमारा मुख्यमंत्री हमें सब कुछ फ्री कर रहा है, लेकिन वो केंद्र से अपेक्षा ना करे, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने जेब से पैसा खर्च तो भैया करता नहीं है। अगर वो हर कुछ फ्री कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि फ्री करना ही सबसे अच्छा है, तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आज से 5 साल बाद आप वही अपेक्षा करेंगे केंद्र से कि अगर हमारा राज्य सब कुछ फ्री कर रहा है तो केंद्र भी फ्री करे। तो केंद्र कहाँ से फ्री करेगा भैया? जेब से थोड़ी ना कोई देगा। बिहार में उपचुनाव हुआ, तो जल्दी से बिहार के उपचुनाव पे भी मैं एक सवाल कर लेता हूँ। आरजेडी ने दमखम भरा, जेडीयू भी आ गई, साथ में एक नेशनल क्रश के नाम से जाने वाले चिराग पासवान ने भी वहाँ पर प्रचार प्रसार किया। चिराग पासवान का क्या की रोल देख रहे हैं आप? ये जो 6 या 5 जगहों पे जो उपचुनाव हुए हैं बिहार में, वहाँ पर उसका क्या की रोल आप देख रहे हैं? उपचुनाव में चिराग पासवान नहीं है। चिराग पासवान नहीं, प्रचार प्रसार तो उन्होंने किया। प्रचार प्रसार तो हर कोई करेगा ना भैया। अगर हम भी आप किसी पार्टी में रहेंगे तो प्रचार प्रसार तो हमें भी करना पड़ेगा। और उस प्रचार प्रसार से लालू प्रसाद यादव की पार्टी को क्या इफेक्ट पड़ गया? नहीं देखिए, जहाँ तक उपचुनाव का आपने जिक्र किया या फिर अब विधानसभा का जिक्र करेंगे, वहाँ पर लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है राजद विधानसभा के नज़रिए से अगर देखें तो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन अभी कुछ सालों से उनकी स्थिति है वो अभी डगमगाई हुई है, डामाडोल चल रहा है। कारण ये है कि अभी जितने भी लोग हैं उनके मन से धीरे धीरे कर लालू यादव का छाप निकलते जा रहा है, क्योंकि जनता लालू यादव को पसंद करती है बिहार की, उतनी तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करती है। अब बहुत लोग ये भी कहते हैं कि लालू यादव जब दुनिया से जाएंगे तब तेजस्वी यादव को तो लोग भूल ही जाएंगे, जो राजद सपोर्टर है। तो और चिराग पासवान बहुत ही बेहतरीन लीडर है, एनडीए ही नहीं, अगर पूरे भारत की बात करें तो सबसे बेहतरीन लीडर है, क्योंकि हर मामले में खासकर बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं, और बहुत कम बिहार में पढ़ा लिखा नेता देखने को मिलता है। ये बात भी है। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हुए हैं, अब उत्तर प्रदेश पे बात करना मुझे लगता है आवश्यक है, और उस पर भी मैं 2-3 सवाल जरूर पूछूंगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने अपनी दमखम पूरा एकदम अच्छे से दिखाई है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, सीसामऊ सीट हो, चाहे करेल की सीट हो, चाहे मीरपुर हो या गाजियाबाद हो, हर जगह जाके उन्होंने खुद जाके प्रचार प्रसार किया। और प्रचार प्रसार करने की बात अगर कही तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पोस्टर बहुत अच्छे से वायरल हुआ, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी की फ़ोटो दिख गई, जिसमें उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा गया। ये पहले बताइए कि ये कैसी राजनीति हुई, अपने अपोनेंट को ही अपने ही पोस्टर पे दिखाना? भैया ये राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इसमें गलत कहाँ है? श्रद्धांजलि देना या फिर आप चाहे जन्म दिवस की शुभकामनाएं दें, इसमें कोई राजनीति नहीं है। राजनीति तब तक ही सीमित है जब तक लड़ाई की बात हो, जब तक आपसी जो चलता है मैच उसकी बात हो। लेकिन शुभकामनाएं देना या फिर श्रद्धांजलि देना ये तो इंसानियत है, इसमें राजनीति को डालना ठीक नहीं है। अब महात्मा गांधी ने कांग्रेस का हाथ थामा, तो क्या बीजेपी वाले महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं? तो क्या ये बाकी लीडर ये महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं? बेशक मानते हैं। हम तो खुद क्या 2 अक्टूबर को वो लोग भी नौकरी करने जाते हैं जो महात्मा गांधी को ना माने, वो तो अलग चीज़ है ना। वो तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने श्रद्धांजलि दी मुलायम यादव को। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो काम करते हैं वो काम सिर्फ काम के तौर पे करते हैं, लेकिन अगर किसी के सम्मान की बात करें तो सम्मान तो दिख रहा है कि भैया कर रहे हैं। अब ये सम्मान तब भी दिखेगा जब भारतीय जनता पार्टी के किसी दिवंगत नेता का पोस्टर समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगे। आपको लगता है लगेगा? ये हम नहीं कह सकते हैं ना कि हमें लगता है लगेगा, हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ,
लगना चाहिए, इंसानियत दिखानी चाहिए। पार्टीज अपनी जगह है, लड़ाइयाँ अपनी जगह हैं, लेकिन हाँ, देश का जो धर्म है वो कहता है कि सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, जो सेक्युलर देश है। पोस्टर की बात करी तो उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर एक नया शब्द दिखा हमें। चाहे करहल हो तो करहल से ही स्टार्टिंग हुई थी पोस्टर वॉर की, हमें लगता है, क्योंकि एक पोस्टर लग गया तब बटेंगे तो कटेंगे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने लगाया अगर हम एक रहेंगे तभी तो बीजेपी को हराएंगे। ये पोस्टर वॉर की नई शुरुआत हुई। अब वही पोस्टर वॉर पे करहल पे आए तो करहल पे योगी आदित्यनाथ जी ने दाव खेला कि एक ही परिवार को उतारेंगे हम और इस चुनाव को जीतेंगे, लेकिन फिर भी हार गए। अरे तो देखिए, जीत हार वो पब्लिक डिसाइड करेगी, और उतारना किसको है, करना क्या है, ये पार्टियां डिसाइड करेगी। पार्टी तो डिसाइड कर रही है, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पब्लिक पर, वो भी सोचने वाली बात है, वो भी समझने वाली बात है। हाँ, और आपने जिक्र किया पोस्टर का कि अखिलेश यादव ने भी पोस्टर निकाला कि पोस्टर वॉर हो हाँ, गई पोस्टर भाई। वॉर हो गई कि क्या था पोस्टर? पोस्टर था बीजेपी की तरफ से बटोगे तो कटोगे, और समाजवादी की तरफ से था कि एक रहोगे तभी तो बीजेपी को हराओगे। हाँ, तो एक रहोगे तभी तो बीजेपी को हराओगे। तो उसमें गलत क्या होता है? अपना कह रहे हैं ना कि इंडी गठबंधन जो है कि हम एक रहेंगे तभी बीजेपी को हरा पाएंगे, तो पोस्टर में ही फंस गए। उन्होंने पोस्टर में ही लिखा समाजवादी पार्टी ने कि एक रहेंगे तो बीजेपी को हराएंगे। अगर ये पोस्टर में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे उतनी ये नहीं है उसके बारे में, तो उन्होंने हो सकता है इस बेसिस पे लिखा हो कि हम एक रहेंगे इंडी गठबंधन, अगर कोई इधर उधर ना जाए तब शायद हरा पाए बीजेपी को। इंडी गठबंधन दिखा तो नहीं ना, 9 सीट उपचुनाव की थी, इसमें से एक भी कांग्रेस की नहीं। ये तो कांग्रेस वही पार्टी है ना जिसने 60 साल के करीब हमारे देश पे राज किया, और मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मुख्यमंत्री के चेहरे सब उत्तर प्रदेश से ही आए, वो भी कांग्रेस पार्टी के थे। देखिए, ऐसा क्या कॉन्फिडेंस नहीं था क्या कि समाजवादी को, कि मतलब अगर कांग्रेस को हम दे देंगे तो हार जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो केंद्र की सरकार है, जो केंद्र में मेन अपोजिशन है, वो राज्य में भी काम कर सके। अब वही काम हम कह सकते हैं ना कि कांग्रेस जो केंद्र की अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है, उसको बिहार में इतनी कम सीटें क्यों, उत्तर प्रदेश में कम सीटें क्यों? नहीं, हो सकता है कि बिहार यूपी में कांग्रेस का उतना दमखम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक केंद्रीय पार्टी है, और यूपी में समाजवादी पार्टी जो अपोजिशन है वो केंद्रीय पार्टी में नहीं आती है, राजद केंद्रीय पार्टी में नहीं आती है, और कांग्रेस केंद्रीय पार्टी है। तो हो सकता है कि कांग्रेस का उतना ज़्यादा दमखम ना लगा हो समाजवादी पार्टी को, इसलिए उन्होंने कह दिया हो कि यहाँ पर हम ही लड़ेंगे। और हाँ, समाजवादी पार्टी का जो ये निर्णय था कि हम ही लड़ेंगे, वो फ़ायदा भी किया ना। समाजवादी पार्टी की जो 2 सीटें आई हैं उसमें निकल के, हो सकता है कि अगर वहाँ से कांग्रेस लड़ते तो फिर ना जीत पाते। सबसे एक इम्पॉर्टेंट सीट जो इनने लड़ी वो थी हमारे सीसामऊ सीट पे, जहाँ पर थोड़ा ना वर्चस्व की लड़ाई दिखी हमें। इरफान सोलंकी वर्चस्व था, बीजेपी चाहती थी कि हम अवस्थी जी को उतार के तोड़ दें, लेकिन भाई अच्छे खासे मार्जिन से अवस्थी जी तो हार गए, और प्रचार प्रसार के लिए योगी जी भी उतर गए वहाँ पर, लेकिन नसीम सोलंकी जी जगह जगह जाकर इरफान सोलंकी के नाम पे वोट पड़े। फिर कैसा है? और वहाँ के लोग तो कह रहे थे कि अब विकास ज़्यादा होगा। देखिए, लोगों ने ये भी कहा था ना कि अयोध्या में अयोध्या में हम समाजवादी पार्टी को लाकर विकास ज़्यादा करेंगे, लेकिन क्या हुआ? अभी 2-3 साल बाद पता चलेगा कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो सीसामऊ की आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि विकास अभी होगा, वो लोगों को नहीं पता विकास होगा कि नहीं होगा। वो वही लोग कह रहे हैं विकास होगा जिन्होंने वोट डाला है, ठीक है। अब 1 साल 2 साल रुक जाइए, 3 साल रुक जाइए, पता चलेगा कि हाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ। अगर विकास होगा तो जनता सही थी, और अगर विकास नहीं होगा तो वही वाला थ्योरी अपनाना पड़ेगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। फिर हो सकता है अगली बार नया चेहरा देखने को मिले, और नए चेहरा में फिर से कोई ऐसा चेहरा आए जो सच में विकास करे। अच्छा, मेरा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से सिर्फ आखिरी सवाल रहेगा कि समाजवादी पार्टी बहुत मतलब गुस्से में थी कि इरफान सोलंकी जी को जेल भेज दिया गया। अब क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी इरफान सोलंकी की सीट पे फिर से जीत कर ये बताना चाहती है कि इरफान सोलंकी को हम जल्द से जल्द बाहर निकालेंगे? उन्हें क्या न्याय मिल गया ऐसे उनको? अरे देखिए, हमने कहा ना कि जो आपने जिक्र किया जेल जाने से नाराज़, या फिर वहाँ उत्तर प्रदेश की इरफान सोलंकी की क्या बैकग्राउंड है, इरफान सोलंकी ने क्या हासिल किया, ये सारा कुछ निर्भर करता है किस पर? जनता पर, ठीक है। हमने आपसे कहा ना कि बैकग्राउंड, ठीक है, आपने जेल जाने की बात की, क्या था सवाल जेल वाला आपका? जेल पे गए। हाँ, अब जेल आपसे अगर पूछेंगे ना कि जेल कितने लीडर गए हैं,
तो हमें पक्का पता है कि 3-4 सेकंड नहीं होंगे, आप 20 का नाम ले लेंगे। ठीक है, तो लीडर्स का जेल जाना कोई वो बड़ा ये नहीं है कि हाँ जेल चले गए, क्योंकि वो जेल जाते हैं या तो नेगेटिव पॉइंट से या फिर पॉजिटिव पॉइंट से। और दूसरी बात जनता की रही, अगर जनता ने किसी को नहीं चुना है तो इसलिए नहीं चुना है क्योंकि उन्हें पक्का पता है कि हाँ इस बार नहीं, अगली बार, इस बार नहीं। और जो जीते हैं उनसे ये उम्मीद है कि भैया इस बार कर दीजिए ताकि अगली बार हम बिना कुछ कहे आपको दे दें। तो बस वही बात। अभी अगला इस बार देखा जाएगा क्या होता है। बस आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा वायनाड से। वायनाड में भी राहुल गांधी जी की सीट थी, अब जो उनकी बहन को मिल गई। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में भी हार मानने की कोशिश करी थी। वायनाड पे आपको क्या लगता है? कुछ सेकंड में जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कुछ सेकंड क्या, वायनाड कांग्रेस का ही है, वो तो हमको कह ही रहे हैं, वायनाड कांग्रेस की ही सीट है। हाँ, ये इसमें कोई बड़ा 3-4 मिनट या फिर कोई बड़ा ये समय नहीं लेना है, वायनाड कांग्रेस का अपना गढ़ है, तो वहाँ से क्या ही हम कह सकते हैं। हाँ। चुनाव हो गए, नतीजे आ गए सबके सामने। यहाँ पर अब आपको इम्पैक्ट भी पता चल चुका है कि कहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ा और कहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब अगली बारी है हमारे बिहार की, अगली बारी है हमारी दिल्ली की। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप हम लोग को सपोर्ट करते रहेंगे। ये खुद का चैनल है, ये आपका चैनल है, ये देश की जनता का चैनल है। यहाँ सच मिलेगा आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद नंदन जी, आप हमारे साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत।